हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कराठी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ एमसीक्यू 23 जनवरी के। इसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है भारतीय रेल के बारे में। रेलवे मंत्रालय ने हाल ही के अंदर एक औचक निरीक्षण कराया स्वच्छता के मामले में। और देश के अंदर रेलवे जोन कितने हैं जरूर याद करने आप लोगों को। 17 रेलवे जोन है और उसमें स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई है। कौन से जोन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यहां पर देखिए, जैसे उत्तर पश्चिमी जोन है। आप लोग को जितने भी जोन है उनके मुख्यालय याद करने, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। उत्तर पश्चिमी जोन जो है इसका मुख्यालय है जयपुर। इसके बाद है दक्षिणी जोन, इसका मुख्यालय है चेन्नई। और तीसरे नंबर पर दे रखा पूर्वी, इसका मुख्यालय है कोलकाता। तो यहाँ क्वेश्चन जो है, अब उसका आंसर देखते हैं क्या आंसर है। तो हमारा आंसर होगा चौथे नंबर का, अर्थात 1 और 2 दोनों। ये किस लिए 2 है? इसलिए है क्योंकि जो प्रीमियर ट्रेनें हैं जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तो उन मामले में तो पहला स्थान जो है उत्तर पश्चिमी ने प्राप्त किया है। और बाकी जो ट्रेनें हैं, जो सामान्य ट्रेनें हैं, उन मामले के अंदर पहला स्थान दक्षिणी जोन ने प्राप्त किया। अब जरा मैं जोन आपको बता देता हूं। हालांकि मैं आप लोगों को जो पीडीएफ दूंगा उसके अंदर मैं जोन लिख दूंगा आप लोगों को। आप क्या कीजिए, इन 17 जोनों को याद करने का प्रयास कीजिए। जैसे डीपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया पहले कि कौन सा जोन ऐसा है जहां, कौन सा जोन के मुख्यालय 2 जगह है। यदि आप मुंबई की बात करें, देखिए मुंबई के अंदर 2 मुख्यालय है। एक तो पश्चिमी रेलवे, ये ध्यान रखना है, और एक मध्य रेलवे। 2 के मुख्यालय यहां पर स्थित है। ऐसे ही कोलकाता की बात करेंगे हम। कोलकाता, तो कोलकाता के अंदर हम क्या देखते हैं, एक तो पूर्वी रेलवे और एक मेट्रो रेलवे और दे रखा है जिसका मुख्यालय यहां पर स्थित है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे, दोनों में मेट्रो को अगर हटा दें तो हम पाएंगे कि मुंबई का स्थान जो है वो पहला होगा जहां पर 2 मुख्यालय स्थित है। ऐसे ही जो बच्चे यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोगों को फिलहाल क्या याद करना होगा, यूपी के अंदर 2 मुख्यालय है। एक तो मुख्यालय है उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी का मुख्यालय है गोरखपुर, ये ध्यान रखना है। और एक हमारे यहां पर है जो कहलाता है उत्तर मध्य। उत्तर मध्य, इसका मुख्यालय है अब प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाने जाती। 2 हमारे लिए याद कर लेना। बाकी मैं आप लोगों को जो पीडीएफ दूंगा तो उसके अंदर में सारे के सारे जोन आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। अब अगला है, एशिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग का निर्माण कहां पर इसका कार्य चल रहा है। यह आज की न्यूज मैंने इसलिए इसमें दी है क्योंकि अभी हमारे जो सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, वो जम्मू गए थे जहां रावी नदी के ऊपर एक पुल का उद्घाटन किया गया। पुल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ना ही उसने कोई रिकॉर्ड स्थापित करा है, लेकिन उस दौरान ये खबर आई न्यूज़पेपर के अंदर कि एशिया की जम्मू कश्मीर के मामले में भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही है ताकि वहां पर परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम के अंदर वहां पर पिछले साल मोदी जी ने उद्घाटन किया था देश की सबसे लंबी सुरंग के निर्माण का। और ये सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में बनेगी और जम्मू कश्मीर के किन हिस्सों को जोड़ेगी, जरा मैं आपको यहाँ मैप के ऊपर बना के दिखा देता हूँ। जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है, देखिए ये इस प्रकार का मैप है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये श्रीनगर, जो मैंने यहाँ बनाया श्रीनगर, इसके ऊपर पड़ता है कारगिल यहाँ पर, और यहाँ पर पड़ेगा लेह। तो श्रीनगर से लेह तक की जो सड़क है, इस सड़क के ऊपर ही निर्माण किया जा रहा है इसका। यहाँ से जाती है श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक। और यहाँ पर बीच में इस जगह के ऊपर जहाँ मैंने बनाया, यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा है। अब सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि लद्दाख और लेह ये वो क्षेत्र है जिसके ऊपर चीन का कब्जा है, इस हिस्से के ऊपर।
ये हिस्सा जो है ये चीन के अधिकार में है। तो भारत के लिए ये सामरिक दृष्टि से लेह तक का रास्ता, श्रीनगर से लेह तक का रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बीच में जो जोजिला दर्रा है, इस दर्रे में जब ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी जो 14 किलोमीटर लंबी होगी, तो उसके बाद इनका रास्ता जो है ये रास्ता 3 घंटे से घटकर केवल 15 मिनट का रह जाएगा और 12 मास ये सड़क चलती रहेगी। इस दृष्टि से ये जो सुरंग है जो जोजिला दर्रे के ऊपर बनाई जा रही है, जो देश की एशिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग होगी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसके अंदर आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हालांकि इस टाइम पर जो सबसे लंबी भारत की सुरंग है वो है चेनानी नसीरी। यहां पर मैं फिर बता देता हूं उसके बारे में। चेनानी नसीरी जो है ये जम्मू के क्षेत्र में पड़ेगी। यहां पर ये जम्मू है और यहाँ एक पहाड़ियां हैं जिनको कहा जाता है पीर पंजाल पहाड़ियां। तो पीर पंजाल और इधर पड़ गया श्रीनगर। तो जम्मू को, ये जम्मू है नीचे की तरफ, यहाँ पर मैं ये देखिए ये हिस्सा जो है ये जम्मू हो गया। जरा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। देखिए ये हिस्सा है जो, तो यहां पर है पीर पंजाल पहाड़ियां, ये पीर पंजाल है और इसके उत्तर में श्रीनगर और इसके दक्षिण में यहां पर है जम्मू। तो जम्मू और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला ये दर्रा ये कहलाता है ये दर्रा यहां पर है बनिहाल दर्रा और यहां पर ही हमने ये सुरंग बनाई है जिसका नाम है चेनानी नसीरी। ये चेनानी नसीरी ये 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये अभी में वर्तमान में देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है भारत में शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च होता है। ये न्यूज मैंने इसलिए बनाई करी है, यहां भी मैं आपको बता देता हूं कि हाल ही के अंदर 2005 से एक संस्था है जिसका नाम है, एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है असर। इसका है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एक गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम है प्रथम। ये 2005 से प्रतिवर्ष देश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर के ऊपर जो शिक्षा का स्तर है उसके ऊपर आकलन करके अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी है जिसके अंतर्गत उसने चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत करे। हालांकि इनके साथ साथ उसमें ये भी बताया गया कि देश के अंदर, देखिए उसने ये भी बताया है कि हाल के दिनों में जो मोदी सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम शुरू किया था वर्ष 2015 के अंदर, उस कार्यक्रम का लाभ दिखाई दे रहा है और लड़कियों की स्कूल के अंदर जो नामांकन और जो उनकी अटेंडेंस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है जो वर्तमान में चल रही है, यदि वही स्तर बना रहा तो 125 साल के अंदर जाकर हम विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। तो प्राथमिक जो स्तर के ऊपर शिक्षा है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल के स्तर के ऊपर बेहतर रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वो उच्च स्तर की शिक्षा में बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर सकता। तो उसी में आंकड़ा भी दिया गया कि भारत के अंदर जो इसके अंदर कुल खर्च है वो हमने बहुत ही कम खर्च है, 3.8% का खर्च है। हालांकि और इसकी यदि हम तुलना करें विकसित देशों के साथ, जैसे यहां पर यूएसए है, यूएसए में 5.22%, ये हिस्सा जो है ब्रिटेन का है और तीसरा हिस्सा जो है ये जर्मनी का है। तो इन देशों में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के ऊपर कुल जीडीपी का जो खर्च है, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद का जो खर्च है वो काफी ज्यादा है। और अगर हम भारत की भी बात करें तो 1964 के अंदर एक कमेटी बनी थी, कोठारी कमेटी।
उसने सुझाव दिया था कि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6% जो है वो खर्च होना चाहिए शिक्षा पर। और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने भी यही कहा है कि कम से कम खर्च जो है शिक्षा पर 6% होना चाहिए। तो भारत जो है अभी उस मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और शिक्षा का स्तर यदि आप देखें तो वाकई दयनीय है, क्योंकि जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने प्रतिभा के आधार पर ही कर पा रहे हैं। शिक्षा पद्धति ने तो कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा जिससे कि भारत जो है ऐसे बच्चे या ऐसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हमारे देश में आगे आते हो जो नोबेल पुरस्कार जीते। आविष्कारों की बात देखेंगे तो नगण्य नजर आते हैं भारत के अंदर। और यदि किसी भी टेक्नोलॉजिकल अगर हम आविष्कार की बात करते हैं तो वहां भी हम भारत को देखते हैं पीछे ही रहता है। तो जब तक हम अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारेंगे नहीं, शिक्षा पद्धति को सुधारने का मतलब है कि जैसे गांधी जी ने 1937 के अंदर जिसे एक योजना शुरू करी थी जिसको कहते हैं नई तालीम, ये उन्होंने जिसको वर्धा योजना भी कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा का जो स्तर है वो मुख्यतः होना चाहिए व्यवसाय उपयोगी, अर्थात बच्चों को हम प्रैक्टिकल कराएं, ऐसे हुनर उनके अंदर विकसित करें ताकि वो भविष्य के अंदर रोजगार उत्पन्न कर सकें या स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। लेकिन जब हम अपने यहाँ शिक्षा पद्धति देखते हैं तो हम पाते हैं मुख्यतः जो है रटने के ऊपर ही जोर है। बच्चों से एक एक शब्द अपेक्षा की जाती है कि वो रटकर जब तक वैसा आंसर नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं आएंगे। तो इन सब चीजों ने एक तरीके से शिक्षा के प्रति या प्राथमिक शिक्षा के प्रति बच्चे के रुझान को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। अगला है विश्व आर्थिक मंच की बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। ये विश्व आर्थिक मंच जो है ये दुनिया भर से जो प्रमुख औद्योगिक घराने हैं और वित्त मंत्री हैं जैसे, और प्रत्येक राज्य के अंदर अगर चाहे जैसे भारतवर्ष से भी, आंध्र प्रदेश से भी प्रतिनिधि जाते हैं, तो प्रत्येक दुनिया भर के अंदर जितने भी प्रमुख औद्योगिक घराने हैं उनकी साल में एक बार बैठक होती है दावोस स्विट्जरलैंड में। इसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो वार्षिक स्तर के ऊपर प्रकाशित भी होते हैं। कुछ पुरस्कार भी हैं जैसे क्रिस्टल पुरस्कार जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को भी प्रदान किया जा चुका है, वो भी इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। कई प्रकार की रिपोर्ट्स हैं जो इसके द्वारा प्रकाशित होती हैं, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड में होता है। इसके बाद है किस देश ने अपनी थल सेना में 50% की कटौती करने का निर्णय लिया है। ये भी एक आश्चर्यचकित करने वाली खबर है, लेकिन ये खबर उसके विपरीत उनके लिए बुद्धिमानीपूर्ण है जिस देश ने ये निर्णय लिया है, और वो देश है चीन। चीन ने यह निर्णय लिया है कि थल सेना की जो ताकत है या जो महत्व है वो वैश्विक स्तर के ऊपर यदि अपने को शक्तिशाली बनाना है तो वहां पर उसकी ताकत थोड़ी कम है। इसीलिए उसने अपना ध्यान नौसेना और वायुसेना की ओर करने के लिए उसने अपने थल सेना के अंदर 50% की कटौती करने का निर्णय लिया है। आप भी देख लीजिए, जैसे अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों की भी जो ताकत थी वो ताकत थी नौसैनिक ताकत। आज भी चीन महाशक्ति के रूप में देखा जाता है, और यही विद्वानों का यही मानना है जो सामरिक जानकार है राजनीति के, उनका कहना है जब तक किसी देश की नौसेना मजबूत नहीं होगी तब तक वो देश महाशक्ति नहीं बन सकता। इसीलिए अगले 20-30 सालों तक चीन अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो नौसैनिक बेड़ा है वो बहुत बड़ा है। और आप ये भी जान लीजिए कि नौसेना या नौसैनिक जहाजों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसीलिए यदि कोई देश महाशक्ति बनना चाहता है तो वो अपने विशालकाय जहाजों की मदद से उन पर लड़ाकू विमान और अपने सैनिकों को भेजकर किसी भी देश पर दबाव बना सकता है। इसके विपरीत यदि वायुसेना की बात करें तो किसी भी देश के ऊपर जो वायु क्षेत्र है वो उसके द्वारा नियंत्रित होता है। यदि वो प्रतिबंध लगाना चाहे तो उस देश के जहाज उसके ऊपर से नहीं उड़ सकते। तो थल सेना और वायुसेना में तो कई जगह के ऊपर हम देखते हैं कई तरीके की अड़चने हैं, पाबंदियां हैं, लेकिन नौसेना और जल परिवहन में अभी इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है।
तो महाशक्ति बनने के लिए हर देश को अपनी नौसेना को मजबूत करना ही होगा। चाहे हम बात कर लें जब ईस्ट इंडिया कंपनी बात आई तब, या उससे पहले पुर्तगालियों के प्रभाव की बात करें, उनके भी नौसेना थी। और आज की स्थिति जो है 2018 में भी, वो भी हम मान सकते हैं कि नौसेना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो चीन ने अपना ध्यान वायुसेना और नौसेना की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से निर्णय लिया है। इसके बावजूद 20 लाख सैनिकों के साथ में अभी भी उसकी सेना में दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अगला पॉइंट आ गया, देश की प्रमुख रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स और क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, और इसमें राज्यों की वृद्धि दर, किस राज्य की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। देखिए, भारत की जो वृद्धि दर रहती है वो 7% या इससे कम ही रहती है, लेकिन भारत के 1 दर्जन के करीब राज्य ऐसे हैं जिनकी जो वार्षिक वृद्धि दर है वो भारत के औसत वार्षिक वृद्धि दर से ज्यादा है। अब इसमें वृद्धि दर कैसे नापते हैं, जैसे मान लीजिए पिछले वर्ष 100 रुपए का उत्पादन किया और ये लक्ष्य रखा गया कि 7% की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब है कि इस बार जो उत्पादन होगा वो 107 रुपए का होगा। ये वृद्धि दर होती है। इसके अंदर जो हाल ही में आंकड़े आए हैं उसके अंतर्गत बिहार और गुजरात, ये 2 राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, 11.3% की वृद्धि दर है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है 11.2% के साथ। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा 5वां, यानी कि गुजरात और बिहार दोनों जो है वो प्रथम स्थान पर होंगे। हालांकि पिछले 5 वर्षों के अंदर औसत वृद्धि दर के हिसाब से गुजरात को पहला स्थान दिया गया, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसके अंदर आंसर जो है वो होगा 5वां। फिर है प्रशांत महासागर में स्थित कुरिल द्वीप के अधिकार को लेकर, यहां पर देखिए कुरिल द्वीप के अधिकार को लेकर किन 2 देशों में विवाद चल रहा है। यदि यहां पर मैं आपको एक मैप ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां पर देखिए ये है भारत और उसके बाद है यहां पर ये है जापान। यहां पर मैं बना देता हूं जापान, और इधर की तरफ ऊपर की तरफ ये है रशिया यहां पर, और यहां पर है चीन, ये चीन है। तो दूसरे विश्व युद्ध के अंदर आप जानते हैं जापान, इटली और जर्मनी ये एक तरफ थे, और चीन, रूस ये सब दूसरी तरफ थे। और इस विश्व युद्ध के अंदर जापान पराजित हुआ, और जापान के ये ब्लू कलर से मैं दिखाता हूं, ये 4 द्वीप है जिन्हें कुरिल द्वीप कहते हैं, इनके ऊपर रूस ने अधिकार स्थापित कर दिया, जिसको लेकर 1945 से लेकर आज तक जापान और रूस के बीच में दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति संधि नहीं हुई है। ध्यान रखिए, शांति संधि, हर देशों के साथ में इनकी शांति संधि होगी लेकिन रूस के साथ नहीं हुई। उसका कारण यही था, नहीं बेटा अब मैं कर रहा हूं, वर्तमान में न्यूज में इसलिए है कि जापान के जो प्रधानमंत्री है शिंजो अबे, वो हाल ही के अंदर गए हुए हैं रूस। शिंजो एबे ये वर्तमान में गए हुए हैं रूस, जहां राष्ट्रपति पुतिन के साथ इनकी बातचीत होनी है। और उसमें कहा जा रहा है कि शायद कि दोनों नेताओं ने इस विवाद पर कोई हल निकालने की पहल करी है। हालांकि इस बारे में उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि दोनों ही देशों के अगर बयान को देखें तो दोनों देशों ने के ही बयान जो है उसको लेकर राष्ट्रवादी हैं। रूस की जनता नहीं चाहती कुरिल द्वीप जो है जापान को सौंपा जाए, और जापान के लोग चाहते हैं कि रूस के अधिकार वाले ये द्वीप जो है उसे वापस मिल जाए। तो आंसर क्या होगा, रूस और जापान। अगला हो गया, किस प्रख्यात खिलाड़ी ने जेल जाने से बचने के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए के जुर्माने को चुकाने का तैयार हो गया। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को सभी बच्चे अपने आदर्श मानते हैं, वे लोग जो हैं इतना पैसा कमाते हैं उसके बावजूद भी टैक्स की चोरी में पीछे नहीं रहते। नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आप अंदाजा लगाइए 150 करोड़ रुपए कितने होंगे। और
ना, अगर हम मनुष्य की सामान्य ज़रूरतों की बात करें, खाना पीना रहना, तो मेरे ख्याल से वो हम किसी भी थोड़ी बहुत आमदनी के अंदर भी पूरी कर सकते हैं। ये हवस और ये लालच कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, पता नहीं है कहाँ लेके जाना है किसी को पैसे, क्योंकि मरते टाइम तो हर किसी को खाली हाथ ही जाना है। और अगर घर परिवार में हम अपने बच्चों को इतनी योग्य बना दें कि वो अपने पैरों पर अपने आप खड़े हो जाए, तो संभवतः इतनी सब लालच करने की जरूरत भी ना पड़े। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टैक्स की चोरी करी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है तो पुर्तगाल का, लेकिन स्पेनिश जो प्रशासन था उसने इसकी टैक्स की चोरी पकड़ी, और पकड़े जाने पर इसने जेल जाने से बचने के लिए इतने रुपए देने पर रजामंदी करी है, और स्पेनिश सरकार ने उसके इस समझौते को स्वीकार कर लिया। अगला पॉइंट है चीनी पंचांग में इस वर्ष राशि चिन्ह के आधार पर कौन सा वर्ष है। ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। इस बार इनके यहाँ पर हर साल जो है राशि चिन्ह मतलब जानवरों का, जैसे हमारे यहाँ भी वृश्चिक राशि है या दूसरी राशियां हैं, मीन राशि है जिसमें मछली दिखाते हैं, इनके यहाँ भी राशियां हैं, और इस बार सूअर का ये वर्ष घोषित किया गया। अगला है आईसीसी पुरस्कार में तीनों वर्ग टेस्ट, वनडे और ओवरऑल वर्ष का क्रिकेटर चुने जाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर, तो ये तो कमाल ही है, विराट कोहली। और जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनके लिए विशेष, और जो क्रिकेट ना भी देखते हो वो भी मान लीजिए, इस खिलाड़ी ने जो चमत्कार दिखाया है कि आज भारत के या दुनिया के जितने भी महान खिलाड़ी हैं उन सबके रिकॉर्ड को ये तोड़ने को तैयार है। उसके पीछे प्रमुख कारण है कि इस विराट कोहली ने खेल के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपनी फिटनेस। उस फिटनेस पर इसने इतना ज्यादा ध्यान दिया है जिसकी वजह से आज ये हर स्वरूप के अंदर शानदार खिलाड़ी है। खाने पीने के मामले में मीठा खाना हो या ऐसी चीजें जो वजन बढ़ाती हैं उनसे ये दूर है, संतुलित आहार करता है, और उस संतुलित आहार के कारण ही अब ये खेलने की ऐसी स्थिति में है कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि किसी खेल के अंदर ये सेहत खराब होने की वजह से नहीं खेल पाया। शानदार उपलब्धियां इसने प्राप्त करी है, और इसके पीछे इसकी जो केवल इतनी इच्छा है कि मैं शानदार क्रिकेट खेल पाऊं। तो जाहिर है शानदार क्रिकेट खेलने के लिए हमें सेहत बेहतर होनी चाहिए। केवल उसने उस बेसिक चीज पर ध्यान दिया कि अगर मैं सेहत अच्छी कर रखता हूं तो जाहिर बात है मैं ज्यादा प्रैक्टिस भी कर पाऊंगा। और सभी खिलाड़ी मानते हैं कि अभ्यास के अंदर भी सबसे पहले ये आता है, और अभ्यास खत्म होने के बाद सबसे आखिर में यही मैदान छोड़कर भी जाता है। आखिरी है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष 2003 से शुरू हुआ है, और उसका कारण था कि 15 जनवरी 1915 को गांधी जी स्थायी तौर पर भारत रहने आए थे। उसी उपलक्ष्य के सॉरी गलती से मैंने आपको ये 15 जनवरी कर दिया, ये है 9 जनवरी। 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी भारत स्थायी तौर पर रहने आए थे। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है। इस बार जो आयोजन था पहली बार उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अंदर ये आयोजन किया गया। हालांकि इस बार 9 तारीख न रखकर इस बार 21 तारीख का चुनाव किया गया। 21 जनवरी से लेकर और 23 जनवरी तक हुआ। उसके पीछे कारण ये था कि ये जो कुंभ का मेला है ये 15 जनवरी को प्रारंभ हुआ, तो विदेशी अतिथियों को कुंभ के मेले का आनंद भी दिया जा सके, इसलिए इसकी तारीख इस बार 21 जनवरी रखी गई। और इसमें उद्देश्य रहता है कि भारतीय मूल के जितने भी विदेशी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं उनको भारत की भूमि से दोबारा जोड़ा जाए। और इस बार प्रमुख अतिथि जो थे प्रवीण जगन्नाथ, कौन से देश के हैं, तो ये मॉरिशस देश पड़ता है हिंद महासागर में, वहाँ के मुख्य अतिथि थे। आज की न्यूज़ मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। और बच्चों ये जैसे मैंने दिया हुआ यहाँ पर, ये आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाता लेकिन आपसे उम्मीद जरूर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत के बदले में ये चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करते हैं तो एक भाव उत्पन्न होगा कि आप लोग कृतज्ञता, यानी कि केवल मेरे को थैंक्स कहने का एक तरीका जो है वो ये होगा कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ पाने के लिए बच्चे जो हैं इस नंबर के ऊपर मुझे ज्वाइन कर लीजिए 9758702006। इसके ऊपर आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, अपना शुभ नाम, अपने जगह का नाम
और अपने एग्जाम का नाम लिख के भेजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोगों ने समय निकालकर मेरे ये वीडियो देखा और सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकृति का बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को संबोधित कर पाऊँ।